अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ फिर आप www.youtube.com/@IMTeacher33 लिख कर भी हमारे यूट्यूब चैनल को अपने किसी भी ब्राउज़र से सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी बहुत सारी फरमाइश पर MGT211 की मिड टर्म फाइल्स पर है। फ़ाइल नहीं बल्कि ये इम्पोर्टेंट तरीन MCQs हैं और ये MCQs आपको फ़ाइल्स में भी बहुत ही कम मिलेंगे क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है, प्रीमियम MCQs हैं, बिल्कुल न्यू अपडेटेड। आपके पास जितने भी हैंड आउट्स हैं उसके मुताबिक खुद बनाए गए अपने हाथों से तैयार किए गए MCQs हैं, तो इससे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और लाइक करना मत भूलिया करें। देखें जी, आप वीडियो देखते जाते हैं लेकिन आप क्या करते हैं, लाइक नहीं करते। तो यार लाइक लाजमी क्या करें, साथ कमेंट भी लाजमी कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो पहला MCQs है, कहता है विच ऑफ द बेस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा है जो बिजनेस को बेस्ट डिफाइन करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो क्या दे, प्रॉफिट दे। या फिर हमारे पास नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम जो हमें कोई प्रॉफिट ना दे। या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस वो है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। या फिर हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से हो। तो इसका आंसर हम देखते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी आएगा। यानी हमारे पास जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट आए। यानी हम 2 रुपये की चीज़ ख़रीदी है और उसे बेच रहे हैं, तो हम उसे 4 रुपये की बेच रहे हैं, तो 2 रुपये उसमें से प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी चीज़ है उसमें हम जब प्रॉफिट गेन करते हैं तो उससे प्रॉफिट ओरिएंटेड कहते हैं और ऐसी एक्टिविटी को प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी का नाम देते हैं। चलें जी, अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से फैक्टर होते हैं। हमारे पास लैंड होती है, लेबर होता है, फिर हमारे पास जो मनी नहीं होती, हमारे पास कैपिटल होता है। ठीक है जी, तो देखते हैं इसमें से हमारे पास कौन सी करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास मनी जो है इसमें नहीं होती, बल्कि हमारे पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मनी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो इनमें से कौन सी कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर में नहीं आती। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन, हम बाहर की इकनॉमी देखते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, हम जब भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उससे पहले देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट है। फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, इसमें कौन सा कल्चर है जिससे ऑर्गेनाइज होता है कोई बिज़नेस। तो हमारे पास पॉलिटिकल रेगुलेशन के, हमारे पास पॉलिटिकल रेगुलेशन है, यानी पार्टिकल हमारे पास चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है ना वो हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर में नहीं आता। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन दी ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी बाउंड्रीज को सबसे बेहतर कौन सी चीज़ डिफाइन करती है। फिजिकल लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की जो फिजिकल लोकेशन है वो क्या है। या फिर हमारे पास लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास कितनी अथॉरिटी की, आपकी कितनी लिमिट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है द स्कोप ऑफ एक्टिविटी, आपके पास जो एक्टिविटी है उसका स्कोप क्या है, इंटरेक्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो आता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने मेंबर जो है ना वो एज आ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा कि हमारे पास क्या स्कोप है हमारी एक्टिविटी का, हम किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आ सोल पार्टनरशिप। सोल हमारे पास प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो एक ऐसा बिजनेस होता है जो हमारे पास एक अकेला बंदा चला रहा होता है। तो इसमें हमारे पास कौन सी ट्रू होगी स्टेटमेंट? इट इज़ ओन्ड बाय मल्टीपल इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे बंदे मिलके इसको चलाते हैं। या फिर इट हैज़ लिमिटेड लेबिलिटी, इसमें जो लेबिलिटी प्रोटेक्शन है वो बहुत कम होती है। या फिर इट इज़ सेपरेटेड लीगल एंटिटी फ्रॉम दी ओनर के, हमारे पास ये सेपरेट कर देता है लीगल एंटिटी किसी भी ओनर से। या फिर इट इज़ मोस्ट कॉमन फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये बहुत ही कॉमन है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारे पास जो है वो इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म, ये बहुत ही आम फॉर्म है ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल फॉर्म जो है वो सबसे कॉमन फॉर्म क्या है कि आप अकेले सबसे पहले बिजनेस शुरू करते हैं। आपके पास थोड़े पैसे होंगे, आप बिजनेस शुरू करेंगे लेकिन अकेले शुरू करेंगे, तो वो हमारे पास सोल पार्टनरशिप में आ जाती है, प्रोप्राइटरशिप आप कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट ये अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें कहते हैं द लिएबिलिटी ऑफ ओनर इन आ सेल प्रोप्राइटरशिप। हमारे पास जो लेबिलिटी होती है एक ऑनर की एक सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो क्या होता है? लिमिट टू दी ओनर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। हमारे पास लिमिट हो कर देती है कि जो ओनर्स की इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में। फिर हमारे पास लिमिट दी ओनर्स पर्सनल एसेट्स, जो हमारे पास एक ओनर है उसका, उस सोल प्रोप्राइटरशिप का, उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको कम कर देती। फिर अनलिमिटेड एक्सटेंडिंग टू दी ओनरशिप एसेट्स, कि उसके जो एसेट्स हैं उनको अनलिमिटेड कर देती है और जितना चाहे उन एसेट्स को वो एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास शेयर्ड विद अदर को ओनर्स, या फिर वो उसे क्या कर सकता है? दूसरे को ओनर के साथ वो क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। तो हमारे पास ये इसमें सी वाला सही होगा कि हमारे पास उसके पास अनलिमिटेड और एक्सटेंडिंग आ जाती है कि वो अपने दम पर कितने के एसेट जमा कर सकता है। ठीक है, वो अपने दम पर कितने का और ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर सकता है, पैसे कमा सकता है, तो उसमें अनलिमिटेड आ जाती है चीज़। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इनमें से कौन सी जो एग्जांपल है वो प्रोप्राइटरशिप है? एप्पल इंक आपको पता है कंपनी के बहुत सारे मिलके उसे चलाते हैं, उसका रोज़ाना सीईओ जो है वो चेंज होता है। फिर हमारे पास मार्ट स्टोर, हमारे पास जो वालमार्ट स्टोर है उसमें हर बंदा अपने आप में ओनर है। फिर हमारे पास मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन, तो आपको पता है कि मैकडोनल्ड जो है जगह जगह पर कॉरपोरेशन है, तो जगह जगह पर उसके मुख्तलिफ तरह के क्या जी इन्वेस्टर्स हैं। तो हमारे पास जो लास्ट आता है जो जेन्स फ्लावर शॉप, जेन्स फ्लावर यानी जेन्स हमारे पास एक बंदा है, यहाँ पे लड़की है और उसकी एक फ्लावर शॉप है, यानी वो अकेली उस फ्लावर शॉप को चला रहा है या चला रही है। तो हमारे पास ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप इसका करेक्ट ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डैट इज़ ओन्ड बाय। कहता है हमारे पास पार्टनरशिप एक फॉर्म है एक बिजनेस की जो ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से, या फिर हमारे पास मल्टीपल इंडिविजुअल, या हमारे पास शेयर होल्डर्स, या फिर हमारे पास गवर्नमेंट एंटिटीज़। हमारे पास जो पार्टनरशिप है कहाँ से ली जाती है? जब हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे बंदे आके मिलते हैं, एक जगह पर पैसा लगाते हैं, तो हमारे पास वो मल्टीपल इंडिविजुअल्स हो जाते हैं और वो क्या क्रिएट करते हैं? वो हमारे पास एक बिजनेस क्रिएट करते हैं पार्टनरशिप वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जनरल पार्टनरशिप दी पार्टनर्स हैव। आमतौर पर जो पार्टनरशिप में है वो पार्टनर चीज़ें क्या क्या रखते हैं? लिमिटेड लिएबिलिटी रखते हैं, या फिर इक्वल ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, या फिर वो इक्वल राइट्स रखते हैं कि वो अपनी ओनरशिप इक्वल रखें दूसरों के साथ, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में भी शामिल हों। फिर नो लिएबिलिटी, या फिर हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी। तो हमारे पास यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ओनरशिप है वो इक्वल होती है और उनका डिसीजन मेकिंग जो फैसले होते हैं वो भी एक दूसरे से पूछ के किए जाते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन सी जो टाइप है वो पार्टनरशिप की टाइप नहीं है? तो उसमें हमारे पास जनरल पार्टनरशिप आ जाता है, फिर हमारे पास लिमिटेड पार्टनरशिप आ जाता है, फिर हमारे पास लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप आ जाता है, एलएलपी जिसे हम कहते हैं। फिर हमारे पास कॉरपोरेटेड पार्टनरशिप आ जाता है। कॉरपोरेटेड पार्टनरशिप हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, तो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो इस पर टिक लगा दें कि हमारे पास जो कॉपरेटिव पार्टनरशिप होती है ना वो हमारे पास क्या नहीं होती, वो हमारे पास एक पार्टनरशिप की टाइप नहीं, वो अलग ही चीज़ है। A company is a form of a business organization that is characterized।
हमारे पास एक कंपनी है जो कि बनती है एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइज की जाती है किस चीज़ से, मल्टीपल ओनर्स, बहुत सारे ओनर्स मिलके वो कंपनी बनाते हैं, यहाँ पे सिंगल ओनर, यहाँ एक सिंगल ओनर होता है जो वो कंपनी बनाता है, यहाँ फिर हमारे पास लिमिटेड लिएबिलिटी होती है, यहाँ फिर हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑपरेशनल होता है। मल्टीपल ओनर्स जब मिलते हैं तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दी डॉक्यूमेंट डैट आउटलाइंस द रूल, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आउटलाइन करता है, जो बताता है रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स भी बताएगा और उसकी रेगुलेशन भी बताएगा फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, जो उसके अंदर मैनेजमेंट काम कर रही है ना कंपनी के, उन चीज़ों को बताता है। तो वो क्या चीज़ कहलाती है, वो कहलाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो हमारे पास मेमोरेंडम है एसोसिएशन की, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर आर्टिकल लिखा जाएगा एसोसिएशन पर, या फिर हमारे पास प्रोस्पेक्टस, या फिर हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, आर्टिकल्स लिखने हैं एसोसिएशन के। नेक्स्ट ये अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स अलाउड इन द प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कितने मैक्सिमम कितने मेंबर जो है ना वो अलाउ किए जाते हैं। 100 मेंबर हमारे पास, 200 मेंबर, या फिर 50 मेंबर, या फिर एज आ 5000 मेंबर और 500 मेंबर। तो हमारे पास जो आई थिंक 50 मेंबर्स हैं ना वो एक जगह इकट्ठे होते हैं तो कंपनी को चलाते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो 50 इसका लास्ट में भी इस वक्त के लिए। कहता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस, हमारे पास जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो एक बिजनेस की ऐसी फॉर्म है डैट इज़ करेक्टराइज बाय, जो करेक्टराइज की जाती है सिंगल ओनरशिप, वो सिंगल ओनरशिप से होती है। अल्टीमेट लिएबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, बहुत सारे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमारे पास लिमिटेड लिएबिलिटी फॉर द शेयर होल्डर्स, या फिर शेयर होल्डर्स के लिए लिमिटेड लिएबिलिटी है। चौथा आपके पास आ जाता है नॉन प्रॉफिट ऑपरेशन के, आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑपरेशन आता है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड लिएबिलिटी फॉर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर किसी हद तक अपना जो है ना वो शेयर्स लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। यहाँ फिर दिन मैनेज कर दिया जाता है, ये दिन है, इस दिन से पहले इस रात से पहले आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कहता है कि हमारे पास एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए। सबसे पहले 1 मेंबर, 1 मेंबर से काम चलेगा, 2 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर होंगे, या फिर 7 मेंबर होंगे। तो कम से कम 7 मेंबर हमारे पास होने चाहिए जो कि लिमिटेड कंपनी की बुनियाद रख सकें और उसे चला सकें। नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं दी शेयर होल्डर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर आल्सो रेफर्ड टू एज, कि हमारे पास जो शेयर होल्डर होते हैं जॉइंट कंपनीज़ में वो इसके साथ ये भी कहा जाता है उनको। सबसे पहले पार्टनर्स, वो पार्टनर्स होते हैं। फिर हमारे पास डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर होंगे। फिर हमारे पास स्टॉक होल्डर्स, या फिर हमारे पास वो क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक होल्डर क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है उनके स्टॉक की। तो स्टॉक होल्डर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है दी जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज कैपिटल बाय इशूइंग, अगर हमारे पास एक कैपिटल कंपनी है, एक हमारे पास कंपनी है उसमें 2 बंदे काम कर रहे हैं, तो उसके पूछने का ये मतलब है कि अगर ये 2 बंदे काम कर रहे हैं तो इनके 2 काम करने से कैपिटल कैसे रेज़ होगा, और अगर कैपिटल रेज़ नहीं हो रहा तो उस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए। सबसे पहले डिबेंचर्स, फिर हमारे पास शेयर्स, फिर हमारे पास बॉन्ड्स, फिर हमारे पास लोन्स आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम शेयर्स करेंगे, शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करेंगे और अपनी जो स्टॉक कंपनी है ना, चूँकि जितने ज़्यादा शेयर होंगे स्टॉक कंपनी में उतने ज़्यादा बिकेंगे, और जितने ज़्यादा बिकेंगे उतना ज़्यादा माल आएगा। तो इसका मतलब है कि शेयर हमारे पास शेयर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास स्टॉक कंपनी में क्या होगा, हमारा कैपिटल यानी हमारे पास पैसा जो है वो रेज़ होगा। चलें जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें कहता है मीटिंग इज़ डिफाइंड एज, हमारे पास जो मीटिंग है वो किस तरह से डिफ़ाइन की जाती है। सबसे पहले इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल, हमारे पास जो इनफॉर्मल गैदरिंग होती है, इनफॉर्मल गैदरिंग आप समझते हैं, इनफॉर्मल गैदरिंग जो होती है एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल 2 बंदों की, या फिर हमारे पास जो है फॉर्मल गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए
दो इंडिविजुअल की गैदरिंग हुआ। सोशल इवेंट विद नो एजेंडा और ऑब्जेक्टिव, हमने ऐसा सोशल इवेंट करना है ना उसमें एजेंडा हो कोई भी, ना उसका कोई ऑब्जेक्टिव हो। या वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल, या फिर हमारे पास जो दो पीपल्स के दरमियान है उनकी वन टू वन इंटरेक्शन होती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दिया फॉर्मल गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि हमारे पास फॉर्मल गैदरिंग है दो इंडिविजुअल की, दो बंदों की, ताकि एक स्पेसिफिक पर्पस को सर अंजाम दिया जाए, या फिर वो मीटिंग ही एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दी डॉक्यूमेंट एट आउटलाइंस दैट आर एजेंडा एंड टॉपिक डिस्कस इन मीटिंग इज कॉल्ड, कहता है कि हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी आउटलाइंस एक एजेंडा था और उसके जो टॉपिक है ना वो डिस्कस किया गया मीटिंग में, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग, या फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन स्लाइड, या फिर मीटिंग मेमोराइजेशन मेमोरेंडम, या फिर हमारे पास मीटिंग एजेंडा। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी मीटिंग एजेंडा, कि हम मीटिंग एजेंडे से काम लेते हैं। चलें जी नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है इज़ अ फार्म, वो एक ऐसी फार्म करती है ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, तो आई थिंक ये हमारे पास पहले भी हो सकता है। सिंगल ओनरशिप आ जाती है, लिमिटेड लेबिलिटी फॉर द मेंबर्स, यहाँ पे अनलिमिटेड लेबिलिटी फॉर द मेंबर्स, यहाँ फिर हमारे पास गवर्नमेंट ओनरशिप। तो हमारे पास यहाँ पर यही आएगा लिमिटेड लेबिलिटी फॉर द मेंबर्स के लिए कम से कम जो है ना वो लेबिलिटी है। चलें जी आगे चलते हैं। दी कोऑपरेटिव सोसाइटी आर यूजुअली फार्म्ड बाय इंडिविजुअल वो, कहता है हमारे पास एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इंडिविजुअल की वजह से आती है, तो बताएं वो कौन सा इंडिविजुअल है। सबसे पहले शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट टू पर्पज़, कि हमारे पास जो आम जनता हमें देख रही है तो उन्हें क्या करना है, उनका इंटरेस्ट बिल्ड करना है इस चीज़ में। फिर हमारे पास आर एम्प्लॉयड बाय दी गवर्नमेंट, या फिर आपके जो एम्प्लॉयड होते हैं वो आके, आप जो गवर्नमेंट से छुट्टी होती है तो आके आपके देखते हैं जी। फिर हमारे पास हैव अनलिमिटेड पर्सनल लेबिलिटी, या फिर उसके पास जो पर्सनल लेबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, या फिर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर वो क्या किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा जी हमारे पास के जो मेरे पास शेयर होते हैं ना एक कॉमन इंटरेस्ट के और पर्पस के, वो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। ठीक है जी, कि हमने एक सोसाइटी में रह रहे हैं और हर एक के पास कॉमन जो है ना वो शेयर्स हैं, वो उसको दे रहा है मसलन भी एक किसी पर्पस के लिए, किसी इंटरेस्ट के लिए, किसी भी इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि सारी जो सोसाइटी है वो कॉमन शेयर्स इस्तेमाल करती है, या उस इंटरेस्ट के लिए कॉमन जो है ना वो पैसा कैपिटल इस्तेमाल करती है, तो वो हमारे पास कोऑपरेटिव, यानी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं सोसाइटी में रह के, उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम देते हैं। आगे गवर्निंग बॉडी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टिपिकली कॉल्ड, अगर एक गवर्निंग बॉडी हो यानी उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाएगी, या फिर हमारे पास शेयर होल्डर, या फिर वो शेयर होल्डर कहलाएगी, या फिर हमारे पास मैनेजमेंट कमेटी, और या फिर हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि वो हमारे पास मैनेजमेंट कमेटी कहलाएगी। जब उसकी बात मानी जाएगी तो वो ज़ाहिर सी बात है मैनेज करेगी हर चीज़ को, तो मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनमें से कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे पास आगे आ जाता है जी नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर हमारे पास आ जाता है पब्लिक लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर हमारे पास क्रेडिट आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मेरे पास आ जाता है जी पब्लिक लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। एंटरप्रीन्योरशिप, हमारे पास जो एंटरप्रीन्योरशिप है वो कैसे डिफाइन की जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस, एक ये आ जाता है। फिर हमारे पास इसको और इनोवेशन कर रहा है बार बार, या फिर हमारे पास एन इंडिविजुअल स्किल इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, या फिर वो क्या कर रहा है एक इंडिविजुअल उसके पास स्किल है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और एज वेल एज अकाउंटिंग में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, सॉरी इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा जी, वो होगा एन इंडिविजुअल इंक्लिनेशन टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड एम्ब्रेस इनोवेशन।
चलें जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो कि सक्सेसफुल नहीं है। तो सबसे पहले आ रहा है परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। आपके पास जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और फिर आपके पास आ जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज एंड रिस्क एवर्शन। आपने कोई भी चेंज आना है उससे क्या करना है कि आपने उसकी मुज़ाहमत करनी है और रिस्क से दूर दूर रहना है। या फिर आप क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, या फिर आपने क्रिएटिविटी करनी है और इनोवेशन करनी है। या फिर अपॉर्चुनिटी रेजियो एंड विजन। या फिर आपके पास आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और आपका एक विजन है कि मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, फिर मैंने काम करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा जी आपके पास रेजिस्टेंस टू चेंज एंड रिस्क एवर्शन। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट देखें कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप। अब पहले इंटर था, अब इंट्राप्रेन्योरशिप आ गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसे भी देख लेते हैं, वो किसको रेफ़र करता है। सबसे पहले आता है प्रैक्टिस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस विद इन अ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ही आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग बिज़नेस। या फिर एक ऐसा है कि आप क्या कर रहे हैं कि जो पहले से बिज़नेस चल रहा है उसे ही हासिल करने की कोशिश करते हो। दिस स्ट्रैटी और एंटरिंग अ न्यू मार्केट विद एन इनोवेशन प्रोडक्ट। आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और मार्केट में अपनी स्ट्रैटी लेके जाने का आपका पूरा प्लान है। या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हायरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर आ कंपनी। के आप एक कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस विद इन एग्जिस्टिंग। कि आप पहले ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पहले से काम करना शुरू कर दो एज अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट हमारे पास इन फ्रेंचाइजिंग। एक फ्रेंचाइजिंग में द पार्टी डैट ग्रांट द राइट्स टू एन अदर पार्टी टू ऑपरेट अंडर इट्स ब्रांड इज़ नोन एज। एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसमें एक जो पार्टी है वो इजाज़त दे देती है, अपने हकूक़ दे देती है दूसरी पार्टी को कि वो उसके ब्रांड के अंदर रहते रहते हुए अपना काम कर सकती है। तो उसमें फ्रेंचाइज उसका आ जाता है। फिर फ्रेंशियर आ जाता है। फिर हमारे पास सप्लायर आ जाता है। या फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो जी हमारे पास फ्रेंचाइज़र आ जाता है कि जो उसका फ्रेंचाइज़र होता है उस पर डिपेंड करता है। फिर हमारे पास वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ फ्रेंचाइजिंग फॉर आ फ्रेंचाइज इज़। कि हमारे पास जो एक फ्रेंचाइजिंग का बेस्ट बेनिफिट है वो क्या है कि रिड्यूस रिस्क ड्यू टू द शेयर्ड इन्वेस्टमेंट। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट शेयर कर दी गई है उसका जो है ना वो ख़तरा कम हो जाता है। फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन बिजनेस डिसीजन। कि अपने जो बिज़नेस डिसीजन आप खुद करते हैं, इंडिपेंड होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है नो नीड टू पे एनी फीस और रियलिटीज़। आपने कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देनी और ना ही रॉयल्टी देनी है। फिर आपके पास आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है फ्रेंचाइज चेंज करने की और लोगो चेंज करने की। तो इसमें रिड्यूस रिस्क टू शेयर इन्वेस्ट, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। दी फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल इज़ कॉमनली फाउंड इन इंडस्ट्री सच एज। कि हमारे पास जो फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है वो आम तौर पर कहाँ पर फाउंड किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्री में सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो मैनेजिंग जो प्रोडक्टिव इंडस्ट्री वो देखते हैं, या फिर हमारे पास जो मैन्युफैक्चर कोई चीज़ बना रही है उसे देखते हैं। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। फिर हमारे पास क्या आता है रिटेल एंड फूड सर्विसेज में। फिर हमारे पास क्या आता है फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जी रिटेल एंड फूड सर्विसेज, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ आ बिज़नेस। एक बिजनेसमैन के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो फेल होता है कि वो अच्छी तरह से क्या करता है, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट नहीं करता। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होती, इनफेक्टिव मैनेजमेंट होती है। तो इनफेक्टिव मैनेजमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप कहते हैं तो मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इनफेक्टिव मैनेजमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी आप बिज़नेस प्लान हेल्प्स इन। हमारे पास जो एक बिज़नेस प्लान होता है, कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका प्लान बनाया तो किस चीज़ में हेल्प करेगा। सबसे पहले टू डिटरमाइन दी सोशल इम्पैक्ट ऑफ बिज़नेस। के आपके बिज़नेस पर जो सोशल इम्पैक्ट है वो कैसा पड़ रहा है। फिर आपके पास एवेलुएटिंग कंपटीटर्स स्ट्रैटेजी।
क्या आपके पास जो कंपटीटर्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, उनकी आपने एवेलुएट करना है, उनके व्यूज़ वगैरह को। फिर आपके पास क्या आता है, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपके पास आपने जो गोल एक बार करना है उसको मुकम्मल करके छोड़ना है, और जो ऑब्जेक्टिव का गोल आपने स्टार्ट किया उसे भी मुकम्मल करके देखना है। फिर हमारे पास कैलकुलेटिंग शेयर होल्डर डिवीजन, तो हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिवीजन को देखना। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सेटिंग अ गोल एंड ऑब्जेक्टिव, का आपने ऑब्जेक्टिव्स और उसके गोल जो हैं उनको सेट करना है। फिर हमारे पास टर्म आ जाती है स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस किस चीज़ को रेफ़र करता है, ये असाइनिंग अ कंपनी इंटरनल स्ट्रेंथ, या फिर हमारे पास वैल्यूएटिंग इकोनॉमिक फॉर इन्फ्लुएंसेस, या फिर एनालाइज द सोशल इम्पैक्ट, या फिर हमारे पास क्या आ जाता है एग्जामाइनिंग द एथिकल प्रैक्टिसेस। तो हमारे पास जो है वो असाइनिंग अ कंपनी इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, के आपने क्या देखना है कि एनालाइज करना है कि इस कंपनी की स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, और इसकी वीकनेस क्या है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉरेन ट्रेड रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन। फॉरेन ट्रेड, आप बाहर जाके कोई मामला करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तजारत करना चाहते हो, तो वो एक्सचेंज पर डिपेंड करते हैं कि आप किस गुड्स की एक्सचेंज कर रहे हो, किन चीज़ों की एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर आप जो है ना वो किन सर्विसेज की एक्सचेंज कर रहे हो। तो डिफरेंस रीजन विद इन आ कंट्री, के कंट्री में एक कंट्री में डिफरेंट रीजन होते हैं, या फिर इंडिविजुअल विद इन सेम कंट्री, या फिर इंडिविजुअल जो हैं वो सेम कंट्री में होते हैं। फिर हमारे पास कंपनी विद इन सेम कंट्री, या फिर हमारे पास कंट्रीज़ और रीजन, या फिर कंट्री और रीजन। तो हमारे पास कंट्री डिफरेंट होते हैं, रीजन डिफरेंट होते हैं, तो इन दोनों में से एक। तो चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं दी टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमारे पास जो एक टर्म यूज़ की जाती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, किस चीज़ को रेफ़र करती है, वो रेफ़र करती है टोटल वैल्यू ऑफ दी एक्सपोर्ट्स इन अ कंट्री, या फिर हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट्स इन अ कंट्री, या फिर हमारे पास दी डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सचेंज बिटवीन दी टू करेंसीज। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिफरेंस बिटवीन दी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन अ कंट्री, के कंट्री में जो है वो एक्सपोर्ट किस तरह से होता है और इंपोर्ट किस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डैट। हमारे पास WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू दी डेवलपिंग कंट्रीज़। हमारे पास जो फाइनेंशियल जो मालियाती एड है ना वो देती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो अभी तरक्की याफ्ता है, या फिर रेगुलेट दी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, या फिर एक जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसको रेगुलेट करती है। फिर हमारे पास प्रमोट फ्री ट्रेड एंड रिजोल्व दी ट्रेड डिस्प्यूट्स, के वो क्या करती है, प्रमोट करती है फ्री ट्रेड को, और रिजोल्व करती है आपके जो ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर हमारे पास एस्टेब्लिश फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, के उसी से हमारे पास जो है ना वो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हमारे पास जो है ना वो प्रमोट फ्री ट्रेड एंड रिजोल्व दी ट्रेड डिस्प्यूट, इसका करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं डैम्पिंग इन दी इंटरनेशनल ट्रेड रेफर टू। हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल में डैम्पिंग आ जाना, उस क्या चीज़ रेफ़र करती है, प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स आर वेरी हाई प्राइसिंग इन दी फॉरेन मार्केट्स। दूसरी मार्केट में हमारे पास जो इसकी प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। दूसरी हमारे पास प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स बिलो कॉस्ट इन दी फॉरेन मार्केट। आपने क्या करना है कि आपने सेल करनी है वो चीज़ें जो कि गिवन मार्केट के रेट से भी कम हो। Next, the restriction of the imports through the quotas and tariffs and the exchange of goods and सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी प्रैक्टिस ऑफ फॉर सेलिंग गुड्स बिलो कॉस्ट इन दी फॉरेन मार्केट्स। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें वीडियो को, और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।